नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र, दिल्ली समेत 5 राज्यों में आज से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू। बीएलओ 29 जुलाई तक घर घर जाकर करेंगे सत्यापन। 7 अक्टूबर को आएगी अंतिम सूची। मंगलुरु तट पर 6 भारतीय मछुआरों का सफल रेस्क्यू। रात भर चला भारतीय तटरक्षक बल का बचाव अभियान। बचाव के बाद पोत न्यू मंगलुरु बंदरगाह के लिए रवाना। पूर्वोत्तर में भारी बारिश का दौर। असम और अरुणाचल प्रदेश सर्वाधिक प्रभावित। अलर्ट मोड पर राज्य सरकारें। मदद के लिए सेना ने बढ़ाए हाथ। मौसम विभाग ने जारी किया देश के कई हिस्सों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। श्री अमरनाथ जी यात्रा से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 57 दिन तक चलने वाली ये यात्रा 3 जुलाई से हो रही है प्रारंभ। श्रद्धालुओं में उत्साह। और फीफा वर्ल्ड कप में पेनल्टी शूटआउट के नाम रहा आज का दिन। पैराग्वे ने 4 बार की चैंपियन जर्मनी को दिखाया बाहर का रास्ता। मोरक्को ने भी नीदरलैंड्स को किया आउट। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। आपको बता दें, महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर सामने आई है। उद्धव ठाकरे को एक और झटका लगा है। विधान परिषद में उपसभापति पद के चुनाव से ये पहला झटका उन्हें लगा है। ऐसे में एमएलसी सचिन अहीर ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया है। इस वक्त की यह बड़ी खबर। साथ ही एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में वो शामिल हुए हैं। शिंदे गुट की ओर से विधान परिषद में उपसभापति उम्मीदवार होंगे। शिंदे गुट के प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन भी दाखिल किया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर राजनीतिक हलकों से आती हुई महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और ऐसे में इसके जो दूरगामी परिणाम है वो आने वाले समय में और साफ होते हुए नजर आएंगे। शिंदे गुट की ओर से विधान परिषद में उपसभापति उम्मीदवार होंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर जो वहां की राजनीति में बड़ी हलचल को दिखाती है कि किस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में महाराष्ट्र की जो ये पार्टियां हैं उनमें कितनी बड़ी ये हलचल नजर आ रही है। महाराष्ट्र से इस वक्त की ये बेहद बड़ी और अहम खबर साफ तौर पर राजनीतिक हलकों से आती हुई। और इसमें उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि साफ तौर पर जो साथी थे वो अब उनका गुट छोड़कर दूसरे गुट में शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में जो तमाम समीकरण हैं वो यहाँ से बिगड़ते हुए उद्धव ठाकरे के लिए नजर आ रहे हैं। विधान परिषद में उपसभापति पद के चुनाव के लिए एमएलसी सचिन अहीर ने उद्धव ठाकरे का ये जो साथ है वो छोड़ दिया है। तो ऐसे में बड़ा झटका उद्धव ठाकरे को लगता हुआ, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा था कि जो तमाम ऐसे साथी हैं वो लगातार एक दल से दूसरे दल में जाते हुए नजर आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका देते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अब जो राजनीतिक हलकों से जो लगातार जो चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं कि अब इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा। उद्धव ठाकरे को पहले भी झटके लगते रहे और उसके बाद भी लगातार इस तरह के झटके अगर उनको मिलते रहे तो उनके राजनीतिक जो स्थिर जो उनका पूरा करियर है उसका क्या होगा और उसके बाद उनकी पार्टी का क्या होगा। जिस तरह से अभी तक वो अपने दावे जो पेश करते आए हैं उसमें अब क्या बड़ा जो है फेरबदल वो देखने को मिल सकता है। कितना बड़ा बदलाव, कितना बड़ा संकट की घड़ी उनके लिए है और कितना बड़ा झटका है, ये अपने आप में तमाम बड़े और महत्वपूर्ण सवाल है जो लगातार खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति में। क्योंकि एक एक कर लोगों का साथ छोड़ना, उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ना, ये कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ी परेशानी खड़ी करता हुआ नजर आ रहा है। और साफ तौर पर देखा गया है कि जो उनकी नीतियां रही हैं उसी के खिलाफ अब इस तरह से जो गुस्सा है वो धीरे धीरे करके लोग पार्टी से अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। और यही सब कुछ है जो लगातार देखने को मिला है कि जो हित हैं उनको साधने की कोशिश किस तरह से की गई थी। और उसके बाद से अब जब ये नजर आ रहा है तो कहीं ना कहीं जो अंदर की जो बात निकलकर सामने आ रही है, जो अंदर की चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं वो इसी ओर इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो नाखुश नज़र आ रहे हैं पार्टी में जिस तरह की नीतियां और रणनीतियां चलती हुई नज़र आ रही हैं उससे। और इसीलिए ये जो बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है वो बड़ा झटका देता हुआ उद्धव ठाकरे को नज़र आ रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में ये बड़ा उलटफेर साफ तौर पर दिखा रहा है कि किस तरह से वहाँ की राजनीति में अब जो है वो नियत और नियति दोनों को साथ में जोड़ते हुए किस तरह से आगे बढ़ती हुई है वो नज़र आती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि जब नीति होती है तभी कहीं ना कहीं एक बेहतर भविष्य का निर्माण होता है। और यही सब कुछ यहाँ साफ तौर पर इस राजनीतिक पटल में यहाँ पर महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, जिसके लिए ये जो दिन है वो कहीं ना कहीं बड़े झटके के रूप में उद्धव ठाकरे के सामने आया है। और सचिन अहीर जो कि एमएलसी हैं उन्होंने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया है, जो उनके लिए बड़ा झटका बताया जा रहा है।
महाराष्ट्र की बात करें, लगातार हमने देखा है कि किस तरह से लंबा साथ रहा था और उसके बाद से जब अलग अलग गतिविधियां यहां पर देखने को मिली हैं तो उसमें ये एक बड़ा झटका देखते हुए नजर आ रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है आने वाले समय में, क्योंकि हमने देखा था कि तमाम राजनीतिक जो दृष्टिकोण थे और जिस तरह से जो ज़मीनी चीज़ें हैं, जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो बदलाव की इस बयार में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में बहुत बड़े समीकरणों की ओर ये इशारा करता हुआ नजर आता है कि महाराष्ट्र में जो कुछ चल रहा है वो अंदर कलह किस तरह से अब निकल कर सामने आ रही है और किस तरह से जो नीतियां हैं उनसे लोग खुश नहीं नजर आ रहे हैं उद्धव ठाकरे की। तो उसके बाद से अब ये बड़ा जो हम देख रहे हैं परिवर्तन है, जो बड़ा बदलाव है, वो लगातार देखने को मिल रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर लगातार महाराष्ट्र से निकलती हुई, और इस तरह के कयास पहले भी लगाए जा रहे थे, लेकिन अब जब इस बात का जो पुष्टिकरण है वो साफ हो गया है तो साफ तौर पर जो तस्वीरें हैं वो बहुत कुछ कह रही हैं कि किस तरह से ये जो व्यवस्थाएं हैं वो लगातार बदलती हुई नजर आ रही है। आइए ग्राउंड जीरो पर भी लिए चलते हैं। शिशिर शेलार भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मुंबई से अभी जुड़ेंगे और वो बताएंगे कि आखिर इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वो क्या निकलकर सामने आई है, क्यों इतना बड़ा स्टेप लिया गया, क्या कदम उठाए गए, कौन सी ऐसी नीतियां थी जो उद्धव गुट के साथ मिलते हुए जो नेता हैं वो साथ में नहीं चल पा रहे थे, क्या कुछ अंदर कले में चल रहा है, ये सारी जानकारियां अभी थोड़ी देर में हमारे साथ शिशिर शेलार जुड़ेंगे, उनसे हम अपने संवाददाता से जानेंगे। लेकिन जो महाराष्ट्र की मौजूदा हालात है, मौजूदा स्थिति है, वो साफ तौर पर दिखा रही है कि कितना निर्णायक मोड़ जो है वो अब लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब जो आने वाला समय है वो कैसे बेहतर भविष्य का निर्माण करेगा, क्योंकि जिनकी नीतियां स्पष्ट होंगी साफ तौर पर उन्हीं के साथ आगे चलते हुए ये तमाम बड़े नेता नजर आएंगे। और यही सब कुछ है जो कवायदे और तेज होती हुई नजर आ रही हैं महाराष्ट्र की राजनीति में उन नेताओं के लिए जो जनता के हित में काम करने की आगे जो वकालत है वो करते हुए नजर आते हैं, उनके लिए काम करते हुए नजर आते हैं। इसीलिए जो नीतियां हैं वो साफ तौर पर स्पष्ट हैं कि सीधा जो फायदा है केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, वो सीधे जनता तक पहुंचे, और इसीलिए ये बड़ा जो बदलाव है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। शिशिर शेलार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिशिर, क्या वजह रही? सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि उस पर आप रोशनी डालें कि जितना ये बड़ा स्टेप उठाया गया, उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा और किस तरह से राजनीतिक संकट अब वहां पर गहराता हुआ नजर आ रहा है। ऑपरेशन टाइगर हम कह सकते हैं कि इस वक्त भी महाराष्ट्र में जारी है। इससे पहले हमने देखा कि किस प्रकार से राज्यसभा के जो 6 सांसद है वो जो है शिंदे सेना में, शिवसेना में शामिल हुए, और इसके बाद ये बार बार कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र में भी कुछ विधायक है जो कि शिवसेना में शामिल होने जा रहे हैं। आज का ये बड़ा झटका जो है उद्धव ठाकरे की पार्टी को माना जा रहा है, क्योंकि सचिन अहिर एक बड़ा नाम है, और इसलिए बड़ा नाम है क्योंकि जिस चुनाव क्षेत्र सचिन अहिर आते हैं वही सही आदित्य ठाकरे इस वक्त जो है विधायक बने हुए हैं। इसका मतलब एक बड़ा सपोर्ट है शिवसेना के लिए सचिन अहिर का उस निर्वाचन क्षेत्र में, जहां वर्ली की अगर हम बात करें तो जहां से आदित्य ठाकरे चुनकर आते हैं। और इसीलिए आज जब उन्होंने शिवसेना में प्रवेश किया तो हालांकि शिवसेना की तरफ से उनको विधान परिषद में जो है उपसभापति चुनाव के लिए उतारा गया है। कल महाराष्ट्र में उपसभापति के चुनाव होने वाले हैं, और इसमें अगर देखा जाए तो महायुति से अगर देखा जाए, एनडीए की तरफ से जो है सचिन अहिर इस चुनाव में होंगे, तो वही महाविकास आघाड़ी की तरफ से जो है अभ्यंकर इस चुनाव में होंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इस वक्त यह है कि बड़ा झटका उद्धव ठाकरे को लगा हुआ है, क्योंकि सचिन अहिर जैसा एक बड़ा नेता जो है अब शिवसेना में जो है शामिल हो चुका है। इससे पहले का उनका इतिहास देखें तो कामगार अगर देखा जाए तो जो चळवळ थी उसमें सचिन अहिर ने जो है काम किया था, साथ ही साथ विधान परिषद के वो विधायक थे। इससे पहले सचिन अहिर जो है 2 बार महाराष्ट्र में विधायक विधानसभा में रह चुके हैं जब वो राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से थे, और साथ ही साथ महाराष्ट्र में वो जो है कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं एक बड़ा नाम सचिन अहिर है जो कि वर्ली विधानसभा क्षेत्र से आता है, जहां पर इस वक्त आदित्य ठाकरे जो है उसी विधानसभा क्षेत्र चुनकर जो है विधायक बने हुए। जब आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र की विधानसभा में चुनकर आए थे तो उस वक्त जो है कहीं ना कहीं एग्रीमेंट हुआ था, और उस वक्त जो थे सचिन अहिर राष्ट्रवादी कांग्रेस में थे, तत्कालीन संयुक्त राष्ट्रवादी कांग्रेस। लेकिन उसके बाद जो है सचिन अहिर जो है शिवसेना में आए, और शिवसेना के साथ जब शिवसेना संयुक्त शिवसेना हुआ करती थी उस वक्त जो है वो सीट उन्होंने आदित्य ठाकरे के लिए खाली की थी, और आदित्य ठाकरे जो है वर्ली विधानसभा से चुनाव लड़कर जीत के आए। ये दूसरा टर्म आदित्य ठाकरे का है। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल इस वक्त है कि आखिर किस प्रकार से आने वाले समय में जो है अपना जो गढ़ माना जा रहा है शिवसेना का वर्ली विधानसभा क्षेत्र, और उसमें आखिर क्या रणनीति होगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी है कि जिस प्रकार से विधान परिषद में इस वक्त अगर देखा जाए तो उद्धव बाला साहब ठाकरे ग्रुप की जो पार्टी है उनकी जो संख्या है विधान परिषद के जो एमएलसीज है वो घटकर अब 6 से 5 हो चुकी है। और कल जब ये चुनाव होने वाले तो जाहिर सी बात है इस वक्त जो पलड़ा भारी दिख रहा है वो एनडीए का दिख रहा है, क्योंकि एनडीए के पास
सबसे ज्यादा जो है एमएलसीज है, विधान परिषद के सदस्य है। तो ऐसे में उपसभापति का चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं बड़े मार्जिन से जो है एनडीए जो है महायुति महाराष्ट्र में जो है जीतती दिखाई दे रही है। और इस बार जो है उपसभापति के तौर पर ठीक है, सचिन नहीं जो होंगे, सचिन निश्चित अहिर तौर पर हालांकि देख इससे रहे हैं कि पहले ही लगातार जो कहा पार्टी जा में रहा ये था जो कि चर्चा में अंतर्कलह थे, है वो लगातार खास फूट की तौर ओर पर इशारा करती हुई नजर आ रही है। एकनाथ शिंदे की और पार्टी ये की तरफ बहुत से कुछ आगे के जो भविष्य का रोड मैप है वो भी दिखा रहा है कि किस तरह से पहले सांसदों ने छोड़ा, अब जो यहाँ पर एमएलसी हैं वो भी छोड़ते हुए पार्टी को नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि कितना बड़ा संकट इस वक्त उद्धव ठाकरे के ऊपर नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर, तमाम जानकारियां विस्तार से साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एसआईआर प्रक्रिया की। दरअसल चुनाव आयोग के निर्देशानुसार आज से महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, झारखंड और मेघालय में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान की शुरुआत हो गई है। इस अभियान के तहत बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ आज से 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन और मैपिंग करेंगे। चुनाव आयोग के अनुसार प्रत्येक मौजूदा मतदाता को 2 प्रतियों में आंशिक रूप से भरा हुआ गणना प्रपत्र यानी एनुमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। मतदाताओं से अपील की गई है कि वे आवश्यक जानकारी भरकर फॉर्म अपने बीएलओ को वापस करें ताकि उनका विवरण प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। यदि किसी घर पर ताला मिलता है तो बीएलओ वहां कम से कम 3 बार जाने का प्रयास करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। दावों और आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया 3 अक्टूबर तक चलेगी और 7 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। चुनाव आयोग ने कहा है कि इस विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से ना छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल ना हो। और वक्त यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का है, जल्द हाजिर होता है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। अब मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भारतीय तटरक्षक बल ने कर्नाटक के मंगलुरु तट के पास समुद्र में फंसे 6 मछुआरों को सफलतापूर्वक बचा लिया है। खराब मौसम और चुनौतीपूर्ण समुद्री परिस्थितियों के बीच ये खोज एवं बचाव अभियान रविवार शाम चलाया गया। भारतीय तटरक्षक बल के अनुसार शाम करीब 4 बजे तटरक्षक पोत सचेत को सूरतकाल तट से लगभग 33 नॉटिकल मील दूर मछली पकड़ने वाली नाव मंजू माथा से संकट संदेश मिला। खराब समुद्री परिस्थितियों के कारण नाव में अत्यधिक पानी भर गया था और उसका ढांचा क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे उसमें सवार सभी 6 मछुआरों की जान खतरे में पड़ गई थी। संकट संदेश मिलते ही तटरक्षक पोत को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया और वो लगभग 90 मिनट में वहां पर पहुंच गया। ऊंची लहरों, तेज हवाओं, कम दृश्यता और अंधेरे के बीच चले अभियान में रिमोट ऑपरेटेड लाइफ बॉय की मदद से सभी 6 मछुआरों को शाम 6 बजे तक सुरक्षित और बिना किसी चोट के बचा लिया गया। भारतीय तटरक्षक बल ने बताया कि बचाव अभियान पूरा होने के बाद पोत सचेत बचाए गए मछुआरों को लेकर न्यू मंगलुरु बंदरगाह की ओर रवाना हो गया। तटरक्षक बल ने कहा कि यह अभियान समुद्र में संकट में फंसे लोगों की सुरक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता और तत्परता को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के हल्दिया में हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड की नेफ्था पाइपलाइन में आज तड़के भीषण आग लग गई। हादसे में 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनमें 5 की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। आग के कारण रेल सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। पुलिस के अनुसार आग तड़के करीब 2:45 पर देखी गई और देखते ही देखते हल्दिया नगर पालिका के वार्ड 13 स्थित चिरंजीवपुर इलाके
में कई मकान इसकी चपेट में आ गए। आग बुझाने के लिए 12 दमकल गाड़ियों को लगाया गया और राहत एवं बचाव कार्य जारी है। पुलिस ने बताया है कि 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनमें अधिकांश स्थानीय निवासी हैं। घायलों में हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स के 2 सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। 5 घायलों को तमलुक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भेजा गया है, जबकि करीब 10 लोगों को कोलकाता के SSKM अस्पताल, NRS मेडिकल कॉलेज और अन्य अस्पतालों में भेजा जा रहा है। आग से घटनास्थल के पास रेलवे के ओवरहेड उपकरण भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे रेल सेवाएं प्रभावित हुई हैं। इस बीच हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स ने एक बयान में कहा है कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार घटना संयंत्र के निकट नैफ्था की कथित अवैध चोरी वाले स्थान के आसपास हुई हो सकती है। हालांकि कंपनी ने कहा है कि जांच पूरी होने से पहले घटना के कारणों या जिम्मेदारी पर कोई निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। कंपनी ने कहा है कि वो जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग कर रही है। और असम में बाढ़ का संकट लगातार गहराता जा रहा है। राज्य के 7 जिलों में हालात अब भी बेहद चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं और हजारों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। असम डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 257 गांवों के 45,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं, जबकि 4,000 हेक्टेयर से ज्यादा खेती पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है। वहीं हालात की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से फोन पर बात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि नुकसान का आकलन करने के साथ साथ प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की व्यापक योजना पर भी काम शुरू कर दिया गया है। असम की बाढ़ से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। असम के 7 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। 45,000 से ज्यादा लोगों पर इसका असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। कुल 257 गांव पूरी तरह से जलमग्न है। बाढ़ की चपेट में 14 राजस्व सर्किल, 4,000 हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि का पानी उसमें डूबा हुआ है। वहीं 70,000 मवेशियों पर बाढ़ का सीधा असर देखने को मिल रहा है। दिसांग नदी खतरे के निशान से ऊपर है। नांगल मुरा घाट में नदी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा हुआ है। धेमाजी जिला बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है। अकेले धेमाजी में 41,000 लोग संकट में हैं। और किन जिलों में ये जो खतरा है वो मंडरा रहा है? असम के 7 ऐसे जिले हैं जो बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। कुल 45,839 लोग इस आपदा की चपेट में हैं। धेमाजी जिला बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित बताया जा रहा है। लखीमपुर जिले में भी हालात जो हैं वो बेहद खराब है। विश्वनाथ और डिब्रूगढ़ में बाढ़ प्रभावित है। ये जो जिले हैं वो बाढ़ प्रभावित नजर आ रहे हैं। चिरांग जिले के कई इलाके इसमें जलमग्न हैं। नलबाड़ी में भी बाढ़ ने बाहरी जो तबाही है वो मचाई है। बोंगाई गांव भी इस प्राकृतिक आपदा की चपेट में है। 7 जिलों के 257 गांव इसमें डूबे हुए हैं। और वहीं असम पर सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए मेगा एक्शन प्लान जो है वो तैयार किया है। अमित शाह ने राज्य में बाढ़ स्थिति की समीक्षा की है। केंद्र सरकार ने पूरी मदद का आश्वासन दिया है। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज असम जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान बाढ़ के नुकसान की समीक्षा करेंगे। सीएम हेमंत भी लगातार हालात की निगरानी कर रहे हैं। 4 मंत्रियों ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। नुकसान और कटाव का जायजा भी लिया गया है। नदियों के जलस्तर पर लगातार निगरानी जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने तेज जो बचाव अभियान है उसे तेज किया है। फंसे लोगों को निकालने के लिए नावें भी उतरी हैं। प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री का वितरण जारी है। प्रभावित इलाकों में राशन और तिरपाल बांटे गए हैं। व्यापक पुनर्वास की रूपरेखा जो है वो भी तैयार की गई है। तो साफ तौर पर सरकार का जो मेगा एक्शन प्लान है वो लगातार यहाँ पर जमीनी रूप में देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश में भी भारी बारिश के बीच बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। मुश्किल मौसम और दुर्गम इलाके के बावजूद भारतीय वायुसेना ने अरुणाचल प्रदेश के पीटापुल इलाके में बाढ़ राहत कार्यों के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजा। इस मिशन के जरिए एनडीआरएफ का 350 किलोग्राम राहत का सामान, जिसमें एक रेस्क्यू बोट भी शामिल थी, को पहुंचाया गया है और एनडीआरएफ के जवानों को वहां पर तैनात किया गया है, जिससे स्थानीय प्रशासन और प्रभावित लोगों को समय पर मदद मिल सकी। शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए सशस्त्र बलों की कोशिशों के तहत अरुणाचल प्रदेश में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन NSCN के निक्की सुमी के 2 उग्रवादियों ने सुरक्षा बलों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। दोनों उग्रवादियों ने तिरप जिले की खेती इलाके में स्वेच्छा से सरेंडर किया।
सरेंडर के दौरान उग्रवादियों ने 2 पिस्तौल और जिंदा कारतूस सुरक्षा बलों को सौंपे हैं। सुरक्षा बलों ने दोनों को कानूनी औपचारिकताओं और पुनर्वास की प्रक्रिया के लिए हिरासत में ले लिया है। ये सरेंडर इलाके में शांति, सुरक्षा और सामान्य स्थिति बहाल करने की दिशा में असम राइफल्स की लगातार कोशिशों की सफलता को दर्शाता है। वहीं सुरक्षा बल और अधिक गुमराह युवाओं को हिंसा छोड़ने और शांति, विकास और राष्ट्र निर्माण के रास्ते पर चलने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री अमरनाथ जी यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम स्थित नुनवान बेस कैंप में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। 57 दिन तक चलने वाली ये सालाना यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ हो रही है। गृह मंत्री के निर्देश पर सभी सुरक्षा एजेंसियों के समन्वित प्रयासों से यात्रा के लिए एकीकृत एवं अभेद्य सुरक्षा कवच तैयार किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था में ड्रोन, सीसीटीवी निगरानी, सर्वेलांस सिस्टम और अन्य आधुनिक तकनीकों के व्यापक उपयोग के साथ पारंपरिक सुरक्षा तंत्र को और सुदृढ़ किया गया है। इसके अलावा साथ ही यात्रा मार्ग पर जम्मू कश्मीर पुलिस, CAPF तथा अन्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा मल्टी लेयर्ड सुरक्षा ग्रिड भी स्थापित किए गए हैं। CRPF कमांडेंट 116 बटालियन के राजेश कुमार ने बताया है कि हर एक सामान और वाहन की अच्छी तरह से जांच की जाती है। जांच होने के पश्चात ही यात्रियों को उनके अगले जो गंतव्य हैं उनके लिए रवाना किया जाता है और इस पूरी यात्रा को संचालित करने के लिए CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा बल मुस्तैदी से लगे हुआ है। इसके साथ ही पहलगाम शहर में भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध की गई है। सबसे पहले जो यात्रीगण आते हैं ये हमारे फ्रिस्किंग पॉइंट पे आते हैं। यहाँ से सारी गाड़ियों से सभी लोगों को उतार करके उनके सारे सामान को एक्सरे बैगेज के माध्यम से गुजारा जाता है। साथ ही साथ CRPF की यहाँ पे बम डिस्पोजल स्क्वाड टीम और डॉग स्क्वाड की टीम्स होती है, मल्टीपल टीम्स होती है जो कि हर एक सामान का और गाड़ियों की जाँच करती है ताकि पहलगाम शहर में किसी प्रकार का कोई अनवांछित तत्व यहाँ प्रवेश न कर सके। सभी लोग सामान की जाँच कराने के पश्चात नुनवान बेस कैंप में प्रवेश करते हैं। इन पूरे इसको संचालित करने के लिए CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा बल सभी मुस्तैदी से लगे हुए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी न हो पाए। और वहीं श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए विशेष शुभम शिवम अभियान चलाया जा रहा है। आपको बताते हैं क्या है ये अभियान। श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए विशेष पहल उपराज्यपाल ने बालटाल से अभियान लॉन्च किया है। शुभम शिवम स्वच्छता अभियान की ये शुरुआत की गई है। यात्रा के लिए 0 लैंडफिल लक्ष्य तय किया गया है। इसके अलावा दोनों यात्रा मार्ग कचरा मुक्त बनाए जाएंगे। अभियान की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की गई है। शुभम शिवम का शुभंकर भी जारी किया गया है। यात्रा के लिए विशेष एंथम भी जारी किया गया है। कर्मयोगी स्वयंसेवक सफाई संभालेंगे। तीर्थयात्रियों को स्वच्छता का संदेश दिया गया है। वहीं पर्यावरण संरक्षण पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। लंगर संचालक अभियान से जुड़े हैं। कचरा प्रबंधन की अलग से व्यवस्था की गई है। यात्रा मार्गों पर स्वच्छता निगरानी बढ़ेगी। प्रशासन ने जन भागीदारी पर भी जोर दिया है। तो तमाम जो तैयारियां हैं वो साफ तौर पर नजर आ रही हैं और इसीलिए इस अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे जो लोग हैं जो यहाँ पर पहुँचेंगे उनकी आस्था के साथ कोई खिलवाड़ ना हो पाए और उनके लिए तमाम जो सहूलियतें हैं वो मिले, उनको आरामदायक सफ़र मिले। इसके लिए ये पहल बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज सेवानिवृत्त हो गए हैं और इस अवसर पर आज सुबह नई दिल्ली में उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के अधिकारी जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 2 वर्ष पहले भारतीय थल सेना के 30वें प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला था। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना का नेतृत्व किया। उनके कार्यकाल में सेना के आधुनिकीकरण पर विशेष जोर दिया गया, जिसमें स्वदेशी प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को सैन्य अभियानों में शामिल करने की दिशा में पहल की गई। उनके कार्यकाल में भैरव बटालियन, आशनी प्लाटून, रुद्र ब्रिगेड और शक्ति बाण रेजिमेंट जैसी नई सैन्य संरचनाओं की स्थापना भी की गई। केंद्रीय मंत्री आपको बता दें पीयूष गोयल इस समय ग्रीस के दौरे पर हैं, जहां वे भारतीय बिजनेस डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे हैं और इस दौरे का उद्देश्य भारत और ग्रीस के बीच निवेश, व्यापार और आर्थिक सहयोग को और मजबूत करना है। इस दौरान उन्होंने ग्रीस के पर्यावरण और ऊर्जा मंत्री स्टावरोस पापास्टावरोस के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और क्लीन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई है। दोनों पक्षों ने सुरक्षित, किफायती और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य के साझा विजन को आगे बढ़ाने के लिए उभरती टेक्नोलॉजी और शिपिंग सेक्टर में सहयोग के अवसरों पर भी विचार किया।
We are making it easier than ever to invest, to partner, and to grow with us in India with bold structural reforms such as one grid in the entire country, one tax rate, the GST, goods and services tax, like you have in the European Union, across the country, with much lower corporate taxes, removing several obsolete laws from the statute, reducing the pressure of procedures and paperwork so that we can make it easier to do business in India, as well as make the lives of every Indian simpler and happier. और वहीं अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने नवे USISPF लीडरशिप समिट 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $4.3 ट्रिलियन की है और इस दशक के अंत तक इसके $7 ट्रिलियन तक पहुंचने की राह पर होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत न केवल वैश्विक व्यवस्था को एक उसकी महत्वपूर्ण कड़ी है, बल्कि वैश्विक आर्थिक विकास के लिए भी एक महत्वपूर्ण आधार बनकर उभर रहा है। Various principal pillars, I would say. One, our focus on our economic growth and national prosperity. Two, the kind of global disruptions we are witnessing all around us, which throw, as I said, opportunities and challenges both at us. And three, a set of hugely transformative measures in India which have resulted, catapulted India into now roughly 4.3 trillion economy, heading into 7 trillion by the end of this decade, hoping to transition to 14 trillion by middle of 2030s, and eventually reaching 25 to 30 trillion goal by 2047. और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।